नमस्कार, हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रोबिता लियाकत। 4 दिन पहले जब इनकम टैक्स विभाग ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के कुछ करीबी लोगों पर छापेमारी की, तो अखिलेश यादव ने चुनावी छापेमारी का आरोप लगाया। ये दावा किया कि अभी तो ईडी भी आएगा, सीबीआई भी आएगी। सीबीआई का तो अभी नहीं पता हमें, लेकिन ईडी के आने का टाइम हो गया है। इसकी वजह यह है कि इनकम टैक्स विभाग की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा के अलावा बेनामी संपत्ति एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों ने हमें बताया है कि 3 दिन की रेड में कम से कम 800 करोड़ की टैक्स चोरी हुई है और घोटाले का पता चला है। और मजेदार बात पता है आपको क्या है? इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी 200 करोड़ की टैक्स चोरी के आरोप में थी, लेकिन पता चला कि 800 करोड़ का घोटाला है। इस मामले में जांच की आंच समाजवादी पार्टी के आला कमान तक यानी अखिलेश यादव तक भी पहुंच सकती है। सूत्र ये बता रहे हैं चुनाव से ठीक पहले क्या इनकम टैक्स की जांच रिपोर्ट समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा देगी? सवाल ये भी कि क्या ये रेड चुनावी नहीं है, क्योंकि अगर 800 करोड़ का घोटाला हुआ है तो एक दिन में तो ये नहीं हुआ होगा, फिर चुनाव के वक्त ही रेड क्यों? आज की हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द, लेकिन आप पहले इस रिपोर्ट को देख लीजिए। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और भी संस्थाओं का सहारा लेकर के अटैक करने का काम करेंगे। इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही। तो मीडिया के उस पत्रकार ने कहा सब आपको मालूम है चोर की दाढ़ी है। मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम के अकाउंट भी हैक कर रहे हैं, तो सरकार के पास और कुछ काम नहीं है क्या? 3 दिनों तक लगातार पूरब से पश्चिम तक अखिलेश यादव के करीबियों पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई और अब कुछ बड़े बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों के मुताबिक अरबों रुपए की टैक्स चोरी हुई है और खुद अखिलेश यादव के करीबियों ने टैक्स की चोरी कबूल की। छापे के दौरान 800 करोड़ के घोटाला और आयकर चोरी का पता चला है। अखिलेश यादव के करीबी मनोज यादव ने 86 करोड़ की आय नहीं बताई थी। अखिलेश यादव के एक और करीबी जगत सिंह ने 150 करोड़ की आय नहीं बताई थी। इसके अलावा फर्जी कंपनियों में पैसे लगाने का भी आरोप है। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों को छापे के दौरान एक महत्वपूर्ण डायरी और दस्तावेज मिले हैं। दस्तावेज में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को रिश्वत देने का जिक्र है। डायरी में किसको क्या, कब और कैसे दिया गया है, इसका भी जिक्र किया गया है। इनकम टैक्स के खुलासे के बाद बीजेपी हमलावर है। समाजवादी पार्टी सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। इस देश में लोकतंत्र है, एजेंसियां अपना स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, जिनसे सरकार का कोई सरोकार नहीं है। अगर आप ईमानदार हैं, अच्छा काम करते हैं, तो आपको डरने की क्या जरूरत है? आप गलत काम करेंगे और फिर राजनीतिक पार्टी का झंडा लेकर कहीं ना कहीं अपना बचाव करेंगे, तो ये गलत है। समाजवादी एक गरीब पार्टी, हमारे कार्यकर्ताओं को देख लीजिए किस तरह से है पार्टी, किस तरह से चल। हमारे पास इतने पैसे नहीं है। जिनके पास सही में पैसे हैं, जिनको रेड करना चाहिए, जिनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको छूट है। और इलेक्शन आ रहा है तो आपको यही वक्त मिला सबको रेड करने का। जो एजेंसीज हैं इसको मिसयूज किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने छापे पड़ते ही भविष्यवाणी की थी कि इनकम टैक्स के बाद ईडी भी आएगा और इसमें भी कहीं हम लोगों को कोई शक नहीं था कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी या उनके नेता आएंगे, उनके सहयोग के लिए इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और भी संस्थाओं का सहारा लेकर के अटैक करने का काम करेंगे। लगता है अखिलेश यादव की ईडी वाली भविष्यवाणी सही साबित होने जा रही है, क्योंकि अब तक की जांच के दौरान इतने सबूत मिल गए हैं कि आयकर विभाग की रिपोर्ट के बाद बेनामी संपत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा के तहत मामले दर्ज किए जा सकते हैं। इस मामले की जांच की आंच समाजवादी पार्टी के आला कमान तक पहुंच सकती है।
शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हुंकार भरने के लिए। मनोज काका साहब प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, जुड़ चुके हैं। पंकज श्रीवास्तव जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मवीर चौधरी साहब प्रवक्ता है बीएसपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब निजेश अवस्थी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शांतनु जी, शुरुआत आपसे करने वाली हूँ, इसलिए क्योंकि आरोप ये लग रहा है चुनाव आया इसीलिए रेड वाला आइडिया आया। 800 करोड़ का अगर कर चुराया तो रातों रात तो नहीं हो सकता है, तो ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं? मैं इसी आरोप से शुरू करूंगी। देखिए रूबिका, अखिलेश सरकार के 2 सिटिंग मंत्री जो रहे थे 2012 से 17 में, उनमें 2 लोग संगीन आरोपों में पिछले 5 साल से जेल में हैं। कोई 3 साल से है, कोई 4 साल से। आप समझ गए मैं किसका नाम ले रहा हूँ। आजम खां जो बड़े भूमाफिया निकले, हमें नहीं पता था, हमें लगता था वो मंत्री हैं, बड़े भूमाफिया निकले। सपा सरकार ने, सपा की पार्टी ने बड़े बड़े वकील लगा दिए, उनको बेल तक नहीं मिल पाए उनके परिवार को। गायत्री प्रजापति, हमें लगता था कि वो मिनिस्टर है, लेकिन वो बहुत बड़े रेपिस्ट निकले। तो ये कोई 6 महीने में नहीं हुआ, 2 महीने में नहीं हुआ। कोई जांच कब पता लगती है? जांचें आसान नहीं होती। जो करने वाला चोर होता है वो शातिर होता है, जो जांच जब हो पाती है तब हो पाती है। देखिए अखिलेश यादव का आप लाइफस्टाइल देखें रूबिका, तो वो कहीं से समाजवादी नहीं है। वो जो साइकिल चलाते हैं, साइकिल जो 2000-3000 की आती है, वो साइकिल भी वो मर्सिडीज और BMW की चलाते हैं, जो 3 से 10 लाख की साइकिल आती है। बहुत बड़े बंगले में रहते हैं जो कई करोड़ का है। लखनऊ के मेन स्ट्रीट में कहां से उनको उतना पैसा आया? ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के आए वो, उनको कोई स्कॉलरशिप नहीं थी, उतनी महंगी फीस के कॉलेज में वो पढ़ के आए। उतना पैसा कहां से आया? मुलायम सिंह यादव के बाद मुख्यमंत्री की सैलरी कुछ 1-1.5 लाख रुपए होती है, उसमें इतने बड़े कैसे पढ़ के आए वो? बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं वो। तो उनका लाइफस्टाइल कहीं से समाजवादी नहीं है। अब उनको आज सबूत मिले उनके करीबी लोगों के पास, तो आज हुआ। गायत्री प्रजापति के 3 साल 4 साल पहले मिले तब हुआ। आजम खां के ऊपर जो केस मिले वो 3 साल पहले मिले तब हुआ। तो मेरे ख्याल से हमें ये जो हर चीज चुनावों से जोड़ के देखने की आदत पड़ गई, इससे बाहर करना चाहिए। जिसकी जांच जब होती है तब होती है। मनोज काका, आप ही के नाम के हम नाम जो हैं वो बड़े करीबी अखिलेश यादव के माने जाते थे, उनके ऊपर भी छापे पड़ रहे हैं। इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो जो हमारे संपर्क में हैं, वो हमें ये बता रहे हैं कि उन्होंने तो मान लिया है कि 68 करोड़ 68 करोड़ के आसपास का कर जो है वो उन्होंने नहीं दिया है, और सबका जोड़ दिया जाए तो करीब 800 करोड़। मनोज काका, 800 करोड़ में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तैयार हुआ है, पुलिस हेडक्वार्टर तैयार हुआ है, और आपको बता दूं गोरखपुर में एम्स की जो लागत है वो 1000 करोड़ की है। 800 करोड़ का। रूबिका, जवाब दूं? जी जी। रूबिका, अभी स्वयंभू सरकारी प्रवक्ता साथी ने कहा कि अखिलेश यादव जी तो कहीं से समाजवादी नहीं लगते हैं। स्वयंभू और ये सरकारी प्रवक्ता को मैं बताना चाहूंगा कि आपको अखिलेश यादव जी इसलिए नहीं समाजवादी लगेगा। आप अपने गेस्ट के ऊपर पर्सनल टिप्पणी, मैं स्वयंभू हूं नहीं हूं, आप मेरी बात पर टिप्पणी करिए। इंटरप्शन नहीं किया, नहीं आप रुक जाओ। लेकिन मैंने आप पे कोई पर्सनल कमेंट भी नहीं करा, मैंने आप पे कोई पर्सनल कमेंट भी नहीं करा। शांतनु गुप्ता की बात में समाजवादी लगते हैं। मनोज काका सुनिए ना, शांतनु गुप्ता जो कह रहे हैं, मैं इसलिए उनका समर्थन करूंगी कि यहाँ बैठे किसी भी मेहमान को, वो सब आप सब मेरे मेहमान हैं, और अगर कोई पर्सनल अटैक किसी पर करेगा, चाहे वो धर्मवीर जी हो, चाहे वो पंकज जी हो, चाहे आप हो, साइकिल की कीमत जानते हैं, उनके घर की कीमत जानते हैं। आप उस आरोप को गलत साबित कर दीजिए मनोज भाई, उस आरोप को आप गलत साबित कर लीजिए। नरेंद्र मोदी के 8000 करोड़ के चापर की कीमत नहीं जानते हैं? जब पूरा देश में लाशों का अंबार बह रहा था तो प्रधानमंत्री अपने लिए महल बनवा रहे थे, उसकी कीमत ये नहीं जानते हैं? जो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम फकीर हैं, वो एक साल में रिपोर्ट है 6000 करोड़ रुपए अपने प्रचार पर खर्च करते हैं, उसकी कीमत ये नहीं जानते हैं। और समाजवादियों के हर व्यक्तिगत चीज की जानकारी रखते हैं। जो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम शुचिता और ईमानदारी के इस स्वतंत्र भारत में एक प्रतीक हैं, वो प्रधानमंत्री अपने आप को कैमरे के वैभव पर 6-7 हजार करोड़ रुपया प्रति साल खर्च करते हैं। बताइए कि प्रधानमंत्री ने कौन सी कर चोरी की, उनके ऊपर कौन सी कर चोरी का आरोप है? आप मुझे ये बताइए, मैं अभी डिबेट करती हूँ और मैं ये खत्म कर दूंगी। ये जो अखिलेश यादव के करीबियों पर रेड मारी गई है, और ये बहस खत्म कर लूंगी। कौन सी कर चोरी के आरोप लगे हैं ये बता दीजिए आप। रूबिका प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड का हिसाब देने से पूरे देश को क्यों मना कर दिया? और प्रधानमंत्री ने उस व्यक्ति को वेंटिलेटर का ठेका दिया। द कर्मा की रिपोर्ट है, आपको पढ़ना चाहिए। अरे ये सारे आरोप जो आप लगा, मैं किस पर बहस कर रही हूँ सर? आप अपने इन सारे आरोपों को किसी और बहस में ला सकते हैं मनोज भाई। मैं ये कह रही हूँ, कर चोरी का आरोप क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा है? कर चोरी का आरोप जिस पर लगा है,
आज उस पर बहस हो रही है। प्रधानमंत्री पर अनेकों भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन दुखद है कि सरकार पोषित प्रवक्ता और सरकार पोषित मीडिया उसको उजागर करने में डरती है। मनोज काका, एक तो मैं आपकी इस बात से अग्री नहीं करती हूँ। आप इस तरीके से टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने आरोपों को सही साबित कर सकते हैं तो आपका वेलकम है, लेकिन आप यहाँ राहुल गांधी बनने की कोशिश करेंगे तो मैं इस चीज को अलाउ नहीं करूंगी सर। मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ, आप मुझे साबित कीजिए ना कि कर चोरी का आरोप लगा है फला आदमी पर, मैं बहस करूंगी। आप ये क्यों कहने लगते हैं? सवाल पूछे तो आप सरकारी हो गए, सवाल पूछे तो आप इन लोगों के हो गए। गलत बात है ना सर। रूबिका, ये देश जानना चाहता है कि जिस दौर में पूरे देश की अर्थव्यवस्था गिर रही थी, उस दौर में तड़ीपार के सुपुत्र की संपत्ति जैसा कि 16,000 गुना कैसे बढ़ गई? ईडी और इनकम टैक्स पहले उनके यहाँ क्यों नहीं गया? ये तो सवाल है। पूरा देश जानता है। रोहिणी सिंह की रिपोर्ट है, आप भी जानती हैं, मुझे अच्छे से पता है, आप विदुषी पत्रकार हैं, लेकिन अब आपकी कौन सी मजबूरी है कि आप उसको नहीं सवाल में खड़े कर पाएंगे? मैं नहीं समझता। मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं, और मैंने ऐसी कोई रिपोर्ट अभी पढ़ी नहीं है। नहीं, जय शाह पर जो आप आरोप लगा रहे हैं वो तो उसका जवाब देने के लिए यहाँ दोनों लोग बैठे हुए हैं, वो देंगे जवाब। लेकिन आप दूसरे फला ने लिखा ये, फला ने लिखा वो, तो ऐसे तो बहुत से आपके खिलाफ भी लिख रहे हैं। उन सबको अगर यहाँ जगह देने लग गई सर तो हो गया काम सर। अब आप जो आरोप लगा रहे हैं जय शाह पर, उस आरोप का आप चाहते हैं जवाब मिले? आप नीजेश अवस्थी, बिल्कुल, अरे बिल्कुल, ये सरकारी पोषित और स्वघोषित लोगों को आपने बैठा रखा है। तो रुबिका, तो आप यहाँ बैठकर ये मुझे मत बताइए कि मुझे किसे बिठाना और किसे नहीं बिठाना है। मनोज जी, मैं बहुत संजीदगी के साथ और इज्जत के साथ आपसे बात कर रही हूँ। आप बार बार एक ही चीज कहेंगे। नहीं, मैं ये बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ इस बात से। आप मुझे ये बताइए कि एक तो कर चोरी के आरोप लगते हैं आपके तमाम करीबियों पर, और उस पर अगर मैं जवाब लेने के लिए आपसे सवाल पूछती हूँ तो आपको चिढ़ मचने लग जाती है। सरकार के खिलाफ सवाल सुनने की हिम्मत नहीं है। अरे पूरा सवाल सुना है। जय शाह पर जो आपने आरोप लगाया है, कौन दिल मिलाया मुझे ये बताइए। अब उस सवाल के जवाब को लेने के लिए मुझे जाना पड़ेगा ना दूसरे शख्स के पास, या यहाँ बैठकर आपका निबंध ही सुनती रहूं और आपका ज्ञान ही सुनती रहूं? संपत्ति कैसे बढ़ी बताइए। अब नीजेश अवस्थी, कौन सी ऐसी प्रतिभा जैसा हमें थी? रुबिका, पहली बात तो ये है, बड़ी साफ सी बात ये है कि मनोज काका ने एक तरह से ये मान लिया है, जैसे मनोज यादव ने माना कि हाँ भाई करोड़ों रुपए की कर चोरी की है। उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा सीबीआई लगा दिया, ईडी लगा दिया, ये लगा दिया। कौन सा पुराना लगा दिया इसमें? नहीं है, थोड़ा सा तुम क्या लगा दिया ये? या तो थोड़ा सा पढ़ लिख के आया करो भाई। देखो, बीच में मैं नहीं बोलता था ना आपके, आप जो बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला था। ये जो प्रधानमंत्री का चौपर है, सुन लीजिए ना, और पंकज जी भी दोनों मेहमान अभी तक ओपनिंग रिमार्क नहीं दे पाए। मनोज काका रुक जाइए, इतनी तिलमिलाहट ठीक नहीं है। अब नीजेश अवस्थी को बात पूरी करने दीजिए, मैं पूरा मौका दूंगी आपको। जो सवालों का जवाब चाहिए। मैं रुबिका जी, जो व्यक्ति एक प्रदेश का भूतपूर्व मुख्यमंत्री और खुलेआम कहे वैक्सीन के लिए, या बीजेपी की वैक्सीन है मैं नहीं लगवाऊंगा जी, इतनी खतरनाक बीमारी को लेकर के, जहां पूरा देश पूरा विश्व उस वैक्सीन को लेकर के, और यही इनके तमाम विपक्षी, वैक्सीन कहाँ है जी, वैक्सीन कहाँ है जी, ये चिल्ला रहे थे, अभी भी चिल्ला रहे हैं बूस्टर जो उसके लिए। महत्वपूर्ण बात यह कि एक बात बड़ी साफ सी है रुबिका जी, इनका माइक डाउन कीजिए कि आज ये संविधान में संशोधन कर दें, आज ये संविधान में संशोधन कर दें। सरकारी भांट, अरे आपके सांसद कह रहे थे क्यों से नपुंसक हो जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी के आपको मालूम है, बयान दिए, आपको मालूम है कि क्या कहा था उन्होंने, कि गोबर ने क्या कहा था, आपकी हसन ने क्या कहा था? गोबर लगाने से कोरोना ठीक हो जाएगा। भैया ये चिल्लाने से तो काम नहीं चलेगा ना। ठीक हो जाएगा। रुबिका देखिए, मैं चिल्ल में पढ़ता नहीं हूँ, आपको मालूम है रुबिका। मैं ना किसी के बीच में बोलता हूँ और ना मैं चाहता हूँ कि मेरे बीच में को बोले। नहीं, आप हमेशा से सभ्यता से बहस करने के लिए पहचाने जाते हैं। मनोज काका, आज क्या बात हो गई? काका, मेरी बात सुनिए। मनोज एक सेकंड, अपनी जैसे एक सेकंड मुझे बात करने। मनोज जी, आप कभी भी अपना आपा नहीं खोते। मैं एक वाक्य आप लोगों की
बात सुनते हैं। आज क्या हो गया मनोज भाई, सुन लीजिए ना, और मैं आपको पूरा मौका दूंगी, अपनी बात रखने का पूरा मौका दूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। इन्होंने वैज्ञानिक रूबिका, इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करी। नहीं तो नहीं, मैंने आप कहा ही ने, रूबिका ये बात सच है कि अखिलेश यादव ने कहा था ये बीजेपी का वैक्सीनेशन, ये वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा, वो बात का जिक्र किया, उसके बाद आप काउंटर कीजिएगा प्लीज मनोज भाई, पूरा शो खराब हो जाएगा, आप भी समझ रहे हैं, जनता नहीं समझ पाएगी ना। रूबिका जी मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। प्रधानमंत्री का जो चॉपर आया है उसका ऑर्डर पहले दिया जा चुका था इस सरकार के आने से पहले, एनडीए सरकार के आने से पहले, 2014 से पहले, और अगर उसको न लेते तो जितने का वो है उससे ज्यादा उस पर पेनल्टी देनी पड़ती। इनको मालूम तो है नहीं, कुछ पढ़ते लिखते हैं नहीं। एक बात। दूसरी बात यह कि संविधान में संशोधन कर दो या सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर दो कि चुनावों से 1 साल पहले और चुनावों के एक साल पहले से कोई इनकम टैक्स और ईडी और सब बंद करके बैठ जाएंगी ताकि उनके ऊपर कोई आरोप न लगे, और चुनावों के 1 साल बाद तक कोई पर आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। अमित शाह के बेटे जय शाह जो है, बदला ना हो, उनके ऊपर भी इन्होंने आरोप लगाया कि उनकी आमदनी कैसे बढ़ गई। ऐसा कि मैं तो इन पर भी आरोप नहीं लगा रहा हूं ना, ये तो इनकम टैक्स वालों ने आरोप लगाया ना, मैंने तो आरोप नहीं लगाया ना, मेरा कोई लेना देना नहीं है। जहां तक जय शाह की बात है, जय शाह जवाब दे चुके हैं, जिन अखबारों में जिन पत्रिकाओं में लिखा था वो माफी भी मांग चुके हैं। मनोज काका, आपको मालूम है कि वो माफी मांग चुके हैं? हाँ, गलत बात है। आपको मालूम है कि कितने लोग माफी मांग चुके हैं? आपको मालूम है? क्योंकि जो आरोप लगते हैं वो इतने बड़े बड़े लगते हैं और माफी की खबर एक लाइन में छपती है। उससे पहले ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश तिवारी यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये चुनाव के आते ही इनकम टैक्स की रेड शुरू हो जाती है। अखिलेश यादव ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि अब तो सीबीआई भी आएगी, अब तो ईडी भी आएगी, लेकिन ईडी सच में आ रही है। देखिए, अखिलेश जी ने उस समय जो कहा था संभवतः उनकी जीवा पर जो है वो सरस्वती जी विराजमान हो गई थी, या ये कहा जा सकता है कि अगर पॉलिटिकल कयास की बात किया है तो उन्हें शायद पता रहा होगा कि किसके यहाँ से क्या मिलने जा रहा है। लेकिन इन सबसे इतर आयकर विभाग ने जो छापेमारी की है उसमें जितने भी लोगों के यहाँ छापेमारी की गई, चाहे वो सपा के लोग हों या उनके सहयोगी लोग हों, उनके यहाँ से हर शख्स के यहाँ से दस्तावेज मिला है। हर शख्स के यहाँ से, किसी के यहाँ से करोड़ का और किसी के यहाँ से कई 100 करोड़ का घोटाला मिला है। खुद उनमें से एक आदमी ने ये राइटिंग में कबूल किया है आयकर विभाग के सामने कि हाँ, मैंने आयकर चोरी की और मैं इसका जुर्माना देने को तैयार हूं। इनके प्रवक्ता जो उस दिन ये कह रहे थे कि मेरे यहाँ से मात्र 17,000 रुपये मिले हैं, उनके यहाँ से रूबिका जी आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक इतने दस्तावेज मिले हैं कि आने वाले दिन उन पर बहुत ही भारी पड़ने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ आयकर विभाग के हवाले से कि इस मामले में जो ओएसडी भी रह चुके हैं अखिलेश और मुलायम के, उनकी पत्नी के नाम पर उनकी पत्नी एक कंपनी में 90% की हिस्सेदार हैं लखनऊ में, और उस कंपनी का कौन मालिक है नहीं पता। जो 90% की शेयर होल्डर है तो जाहिर सी बात है मालिक वही हुई, और उस कंपनी के नाम पर 11 करोड़ रुपए का फ्लैट है, लेकिन वो फ्लैट उनके नाम पर नहीं है। ऐसे में उस मामले में अब जो इनकम टैक्स है वो बेनामी संपत्ति के तहत जांच शुरू करने जा रहा है कि संपत्ति है किसकी। जितने भी नेता इसमें थे या जितने भी उनके सहयोगी थे, इस मामले के तार केवल लखनऊ तक ही सीमित नहीं थे, मऊ तक सीमित नहीं थे, वो तार दिल्ली, बेंगलोर होते हुए दुबई तक पहुंच गए हैं। और मामला 800 करोड़ का इनिशियली देखने में लग रहा है रूबिका जी, लेकिन आने वाले दिनों में ये घोटाला बढ़कर 1000 करोड़ तक पहुंच सकता है। और इसके साथ ही जो दस्तावेज मिले हैं, जो डायरियां मिली हैं, जब इनमें पूछताछ आगे शुरू होगी तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस जांच की आंच सपा के आला कमान तक जाएगी। रूबिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तिवारी, ये जानकारी हम तक देने के लिए और पहुंचाने के लिए। ओम प्रकाश तिवारी ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में बता दिया। धर्मवीर जी, 800 करोड़ तक का तो अभी तक अनुमान लगा है, 1000 करोड़ तक चली जाए इन 4-5 लोगों पर कर चोरी की ये पूरी की पूरी कहानी, तो कम ना समझना। नहीं रूबिका जी, इस देश का संविधान इतना मजबूत है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण सबसे बड़ा क्या है कि ये जब चुनाव आते हैं तब ये कार्रवाइयाँ होती हैं। ये सरकार डबल इंजन की 4.5 साल से क्या सो रही थी? ये कर चोरी, ये इनकम टैक्स की चोरी, ये हेरा फेरी, ये पिछले 5 साल से कर रहे थे और आज इनको पकड़ रहे हैं। तो ये चुनावी स्टंट है बीजेपी का, केंद्र सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, क्योंकि इनकी जमीन खिसक रही है और इनको लग रहा है कि अब ये सत्ता में नहीं लौटेंगे। तो ये सत्ता के साथ साथ सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। और मैं तो
मुलायम सिंह जी के लोगों से ये कहूँगा कि कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो है अभी आजम खां की भैंस चोरी की ईडी में हो सकता है कार्रवाई शुरू कर दें, टोटी चोरी में ये ईडी की कार्रवाई शुरू कर दें, तो क्या घबराना है भाई। मुलायम सिंह जी के सीधे भागवत साहब से संबंध है, मोदी जी को आशीर्वाद दे चुके हैं मुलायम सिंह जी, क्या घबराना। ये तो केंद्र सरकार का वो हाल हो रहा है कि चोर जो है, कोतवाल जो है चोर को मारता है और फिर रोने भी नहीं देता। तो भाई ना रोने तो दो कम से कम। तो आप इनको कुछ बोलने भी नहीं दे रहे हो काका को और चढ़े जा रहे हो। सीबीआई, वही ईडी, वही इनकम टैक्स का डर जो है आपको दिखाया गया है और इसीलिए मायावती इतनी एक्टिव नहीं है जितनी होनी चाहिए। आरोप तो आप पर भी लग रहे हैं। हम लोग कुछ कहना नहीं चाहते हैं, कम से कम। रूबिका जी आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। जो पिछली केंद्र सरकार ने किया था बहन जी के ऊपर, 1 रुपए का भी कोई आरोप सिद्ध हुआ हो पिछले 20 सालों में तो आप मुझे बता दीजिए, चाहे वो कितने ही मुकदमे दर्ज हुए, निष्पक्षता से बहन जी के ऊपर कोई आरोप। यही पूरा खेल आ जाता है कि मुकदमे दर्ज होते हैं, रेड पड़ती है, लेकिन जेल में कौन जाता है, कहां जाता है, कब गया है। सीबीआई को, ईडी को, जो आरोपी पाए भी, जो दोषी पाए भी जाते हैं, वो बेल पर इधर उधर घूमते हुए पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमेशा इन चीजों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हुई सरकारें हमेशा से दिखती रही है। और इसीलिए पंकज श्रीवास्तव जी, मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ, कल प्रियंका गांधी ने खुद ये कहा था कि आप ये रेड वेड क्या, वो हमारे तो इंस्टाग्राम बच्चों के वो हैक कर दिए जाते हैं, और अब सरकार कह रही है चलिए पता किया जाए कौन हैक कर रहा है। सबसे पहले तो मैं रूबिका जी धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया, काफी देर बाद ही सही, मैं धैर्य से आपको सुन रहा हूँ। लेकिन शुरुआत में आपने मनोज जी को जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी बनने की कोशिश न करिए। ये बेहद निंदनीय आपका ये वक्तव्य है, आपको इस पे खेद व्यक्त करना चाहिए। नहीं करूंगी सर, खेद उन्हें व्यक्त करना चाहिए मत करिए। क्योंकि सवाल पूछने पर अगर वो किसी पत्रकार को सरकारी कहने लगे, दलाल कहने लगे, तो मैं लगातार उन शख्स से सवाल करूंगी। वो पत्रकारों पर इस तरीके से, आप खुद एक पत्रकार रहे हैं सर, अगर आप नहीं और अब आप कहाँ हैं ये आप जानते हैं, तो ये तरीका ठीक नहीं है कि जो उनकी बात कहे वो पत्रकार, और जो उनसे सवाल पूछे उनको वो कुछ भी नाम दे दे। और मैं खेद प्रकट नहीं करूंगी, अब आप अपनी बात आगे रखिए, और मैं आपकी इतनी भी इज्जत करूंगी कि आप अपने लीडर के लिए लड़े। नहीं, मैं सुनूंगी और मैं सुन भी रही हूँ। नहीं सुन रही तो सुनने के बाद जवाब दीजिए, यही आप अपेक्षा सबसे करती है और मैं यही कर रहा हूँ, इतनी देर से चुपचाप बैठा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपका ये वक्तव्य कि राहुल गांधी बनने की कोशिश न करिए निंदनीय है। संघर्ष और शहादत की विरासत का नाम है राहुल गांधी। जिस तरीके से वो तमाम मुद्दों पर इस देश को, चाहे कोरोना का मुद्दा रहा हो, चाहे वो नफरत का मुद्दा रहा हो, सुन लीजिए, बहुत धैर्य आप भी रखिए रूबिका जी। मैं धैर्य से आपको ये बात कह रही हूँ, सब्र से ये बात कह रही हूँ। अब राहुल गांधी पर डिस्कशन हमारा है नहीं सर, स्टोरी का सच क्या है, सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और पंकज जी, चूंकि आपसे बात पूरी नहीं हो पाई थी, मैं चाहती हूँ पहले आप अपनी बात पूरी करें। टॉपिक जो मैं पहले बता रही थी वही, अच्छा पंकज जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन शांतनु गुप्ता, धर्मवीर जी, अवनिजेश अवस्थी, मनोज काका सब हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज काका, वापस आपसे ये सवाल पूछते हुए कि मान लीजिए सामने वाले ने अगर कर चोरी की है तो आप उनका बचाव क्यों कर रहे हैं? वो भले ही अखिलेश यादव के करीबी हो सकता है उनको किसी तरह का कोई आइडिया ना रहा हो और उन्होंने इसी करीबी होने का फायदा उठाया हो, आप क्यों बचाव कर रहे हैं उनका? रूबिका, सवाल बचाव करने का नहीं है, सवाल यह है कि जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, मैंने पहले भी कहा है, समाजवादी पार्टी का मत है कि जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, जब सरकार तानाशाही हो जाती है तो वो संवैधानिक संस्थाओं का काम होता है कि आम आदमी के भरोसे की रक्षा करना। दुर्भाग्य से संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिकरण किया जा रहा है, उस पर सवाल है। जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है तो ममता दी के करीबियों पे छापे पड़ते हैं। नारायण राणे, इससे आप जानती हैं, नारायण राणे करप्ट थे, जब बीजेपी ज्वाइन किए तब करप्ट नहीं थे। हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर कितना का घोटाला था वाटर सप्लाई में, आप भी जानती हैं। कौन नहीं जानता, बेलारी बंधु पर 16,500 करोड़ रुपए के घोटाले के थे, लेकिन उसको उन्होंने बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा दिया, तो उस पर सवाल नहीं खड़े होंगे। सवाल यह है कि अखिलेश यादव जी इस देश में जब बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिससे ये साबित हो जाए कि वंचितों, दलितों और दलितों, पिछड़ों का शोषण कितने सालों से हो रहा है और उनको अधिकार कम मिला है। अखिलेश यादव जी के जब रैलियों में सुबह के 10 बजे से दूसरे दिन के सुबह 4 बजे लाखों लोग आ रहे हैं, बीजेपी पुलिस कांस्टेबल लगा रही है, लेखपाल लगा रही है और तमाम तरह के संसाधन लगा रही है, लोग अब रैलियों में जाने से मना कर रहे हैं।
तो अब बेचैनी है बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को। ये ठीक सवाल है आपका। हमारे लोग ही नहीं, अगर किसी ने भी कर चोरी किया है तो उसे संवैधानिक रूप से और जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत जो सजा मिलनी चाहिए वो मिले। समाजवादी पार्टी इसका कहीं कोई विरोध नहीं कर रही है, लेकिन अब अखिलेश यादव के जनाधार जलन मच रही है, डर लग रहा है कि राजनीतिक जमीन खिसक रही है बीजेपी की, और शायद इसीलिए ये काम करवाया जा रहा है। शांतनु जी जवाब दीजिए, ये सीधा आरोप है। और समाजवादी लोग कभी डरते नहीं है, समाजवादी लोग देने से भी नहीं डरते अपने सिद्धांतों और मूल्यों के खातिर। मैं कह रही हूँ, अरे कर देने से भी नहीं डरते क्या? टैक्स देने से भी नहीं डरते? टैक्स देने से तो डर जाएंगे ना, टैक्स तो देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो फिर वही होगा जो आज हो रहा है। मैं रोक रही हूँ सर, श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये बड़ा अन्याय होगा अगर मैं इस डिबेट में उनको मैंने इनवाइट किया है और उनको अपना पहला वक्तव्य पूरा करने का भी अगर मौका ना दूं तो ये गलत हो जाएगा। पंकज जी, ब्रेक का वक्त आ गया था और इसीलिए मैं पूरी बात आपकी नहीं सुन पाई। राहुल गांधी पर मैंने आपकी बात सुनी, हमारी वो बात वहां पर खत्म हो जाती है। अब मैं इस टैक्स चोरी और जैसा मनोज काका कह रहे हैं कि सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है, मैं चाहती हूँ इस पर आप अपनी टिप्पणी दें। देखिए, सीधी सी बात है, अगर कोई भी टैक्स चोरी होती है और किसी ने भी अगर कोई गलत काम किया है, गैर कानूनी काम किया है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी पार्टी इस पे लगातार इस पे किसी भी तरह की किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था की ओर से आपत्ति नहीं हो सकती। सवाल होता है कि जब आप इसको लेकर कुछ इस तरह से गतिविधियां करते हैं, जब ये संदेह होता है कि आपके निशाने पर केवल विपक्ष के लोग होते हैं और सत्ता पक्ष के लोग नहीं होते हैं, इसलिए यह संदेह पैदा होता है। अभी आपने चाहे महाराष्ट्र में देखा हो या बंगाल में, जिसका भी जिक्र भी हुआ, जिस अजित पवार को ये बेईमानी का चरम बताते थे, वो जब इनके साथ जाने को तैयार हुए तो उनके सारे मुकदमे खत्म हो गए, सारे मामले खत्म हो गए। और जब दूसरी ओर चले जाते हैं तो वे फिर बहुत बड़े अपराधी हो जाते हैं। यहाँ पे हालत यह है कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, केशव मौर्य जी यानी योगी आदित्यनाथ जी, दोनों लोगों ने अपने खिलाफ जो मुकदमे थे उसकी खुद ही खत्म करवा दिए। अरे साहब, किसी अदालत से खत्म करने देते, अदालत को कम से कम ये अधिकार देते। तो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है वो दरअसल संस्थाओं के प्रति संदेह पैदा करती है कि आप अपने खिलाफ अगर मुकदमे खुद वापस कराएंगे और आपकी पार्टी के लोग कोई भी बड़ा से बड़ा अपराध करें, अगर किसानों को कुचल देने वाले व्यक्ति को, उसके पिता को, जो सीधे सीधे किसानों को ये कहता रहा हो कि हम 2 मिनट में ठीक कर देंगे, जिसके नाम FIR में जिसका नाम है और जिसे SIT ने एक बार पूछताछ भी नहीं की, और उसको आप अपने मंत्रिमंडल में बनाए रखेंगे, तो दरअसल देश की ओर से, जनता की ओर से ये सवाल बार बार उठेंगे कि क्या सारा कानूनी, सारी इस तरह की कार्रवाइयां केवल विपक्ष को निशाना बनाने के लिए है? अदरवाइज इस तरह की कोई भी बात ये हो ही नहीं सकती। अगर आपने गलत किया है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शांतनु, इसका जवाब दीजिए। और जब आप जवाब दे रहे हैं, मुझे बस अभी ये जानकारी मिली है, द मंक हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, आपकी जो किताब है वो मेरी डेस्क पर पहुंच चुकी है, इसके लिए बहुत सारी बधाइयाँ। तो ये उत्तर प्रदेश को ट्रांसफॉर्म करने की जो किताब लिखी है उसमें आपने सिर्फ मंक के बारे में ही लिखा है या समाजवादी पार्टी और मायावती जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए काम किया उनका भी जिक्र है? जी रूबिका, आपको किताब मिल गई, मुझे अच्छा लगा। द मंक हू ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश का जो दूसरा चैप्टर है कि वाई क्रिमिनल्स फेयर योगी, उसमें बहुत सारे केस हैं कि क्या क्या हुआ पिछले 15 साल में और कैसे पिछले 5 साल में निराकर हुआ। देखिए, टॉपिक पे आते हैं। देखिए, सुनिए ना। बनारस में एक अपराधी के घर योगी सरकार के मिनिस्टर खाना। मनोज जी, आप 1-on-1 इंटरव्यू करवा लीजिए ना रूबिका जी से, आप 1-on-1 इंटरव्यू करवा लीजिए ना। मेरा नाम शांतनु है, आपको नाम अच्छा लगता है तो आप रख लीजिए मनोज जी। कम से कम सत्य लिखिए। सुनिए तो रूबिका प्लीज, मुझे बस 10 सेकंड का। मंच के माध्यम से आपके किताब का प्रचार कर रही है, मुझे खुशी है। मेरी किताब तो रूबिका जी ने प्रचार करा, अच्छी बात है, लेकिन वो अमेज़न में जाएंगे तो बहुत अच्छी रैंकिंग है उसकी। अमेज़न में टॉप सेलिंग किताब है इस समय वो। भारत के हर बुक स्टोर में अवेलेबल है वो, भारत के हर बुक स्टोर में अवेलेबल है। रूबिका जी ने प्रचार करा, अच्छी बात है। रूबिका जी पढ़ने लिखने वाली पत्रकार है, रूबिका जी पढ़ने लिखने वाली पत्रकार है, वो स्कॉलर पत्रकार है, उन्हें किताबों में रुचि है, उन्होंने किताब के बारे में बोल दिया। आप भी काउंटर किताब लिखिए। आपके पीछे भी बहुत सारी किताबें हैं और मुझे पता है आपको भी पढ़ना बहुत पसंद है। मनोज काका, आप यकीन मानिए, जब आप किताब लिखेंगे, किताब छोड़िए, अगर आप निबंध भी लिखेंगे तो यही हुंकार से उस निबंध का मैं जिक्र करूंगी, ये वादा करती हूँ। इतनी मैं दोस्ती निभाऊंगी।
हम बात ठीक है, अब मैं मुद्दे पर आना चाहती हूँ। आप शांतनु गुप्ता को अपनी एक बात रख लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपको काउंटर करने का मौका दूंगी। शांतनु गुप्ता। देखिए रूबिका, समाजवादी पार्टी एक संपन्न पार्टी है, उनके पास बहुत सारे अधिवक्ता हैं, बहुत सारे लॉयर हैं। उन्होंने गायत्री प्रजापति के केस में बहुत सारे लॉयर लगाए, बेल तक नहीं ले पाए, कन्विक्ट हो गए, आज एक रेपिस्ट करार दे दिए गए। उन्होंने आजम खां के केस में बड़े बड़े लॉयर लाए, बेल तक नहीं ले पाए, आज वो एक भूमाफिया करार होकर कन्विक्टेड है। ईडी भी उन पर काम कर रही है। तो मेरे ख्याल से जांच एजेंसी केवल एक काम करती है, उसके बाद आप कोर्ट से बेल नहीं ले पाते अपने दो मंत्रियों के लिए, और वो दोनों जेल में है। देखिए, और हमने देखा है अखिलेश यादव ने 2019 के चुनाव में अपनी पत्नी के साथ करीब 40 करोड़ की अपनी संपत्ति डिक्लेयर करी थी। मायावती ने करीब 100 करोड़ की संपत्ति डिक्लेयर करी थी। तो ये मैं जैसे मैंने कहा था, मेरी बात पे स्टैंड करता हूँ कि उनका जीवन कहीं से समाजवादी नहीं है, और उनके साथ के लोग अगर आज टैक्स चोरी में पकड़े जा रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत दुर्भाग्य का विषय है ये। और वो उसको बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं भाई, और खुद मान रहा है, व्यक्ति मान रहा है, मनोज यादव मान ले रहे हैं, बाकी लोग मान ले रहे हैं कि मैंने टैक्स की चोरी करी है, लेकिन मनोज काका जी कह रहे नहीं, उन्होंने टैक्स की चोरी नहीं करी। टैक्स चोरी पर मैं दोबारा आना चाहती हूँ, और इसीलिए धर्मवीर जी। रूबिका जी, जितने बड़े अमित शाह जी के बेटे क्रिकेटर हैं, उतने ही बड़े राइटर हैं शांतनु जी, और ये जो दूसरे हमारे साथी बैठे हैं, ये उतने ही बड़े विश्लेषक हैं। ये सब जो है नूरा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं। ये मनोज काका हों, ये बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता हों, आरएसएस के अघोषित प्रवक्ता हों, ये सब नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है। ये आपस की मिलीभगत है, कुछ होने वाला नहीं है। और ये बीजेपी के लोग तो कानून तोड़ने वाले लोग हैं, संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने वाले लोग हैं। गोधरा कांड में जितनी भी जांचें हुई, पुलवामा कांड का क्या हुआ, अभी 21,000 करोड़ की एक खेप पकड़ी गई थी अडानी पोर्ट पर, क्या हुआ? तो कोई पत्रकार पूछने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई चैनल पूछने के लिए बड़ी बड़ी रैलियों में नजर क्यों नहीं आ रहे? विजय रथ यात्रा तो अखिलेश चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उधर महिलाओं का महाकुंभ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मायावती कहीं नजर नहीं आ रही है। आप आइए ना सर, मैदान में लड़िए, तो लगे भी कि 3 तरफा जो है चुनाव हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।